मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं हेल्थ के बारे में और उससे प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अगर हम हेल्थ की बात करते हैं तो सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है। अगर जिसके पास स्वास्थ्य नहीं रहा, अगर एक बारी ज़िंदगी से स्वास्थ्य चला गया तो समझ लो सब कुछ चला गया। अगर धन चला गया उसको आप दोबारा से अर्जित कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के जाने से उसको दोबारा नहीं किया जा सकता अर्जित। इसलिए आज मैं आपको स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स जो हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले फर्स्ट है आपका जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। सेकंड है आपका वातावरण से संबंधित कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। थर्ड है आपका व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर। तो स्टूडेंट, आज मैं सबसे पहले आपको जैविक फैक्टर के बारे में, बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में आपको बताती हूँ। जो जैविक कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वंशानुक्रम, हेरिडिटी पर आधारित होते हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। हमारे शरीर व स्वास्थ्य की रचना में कुछ अंश में वंशानुक्रम व कुछ अंश में वातावरणीय हैं। वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका रखता है। जो गुण हम अपने जन्म के साथ प्राप्त करते हैं उन्हें ही वंशानुक्रम या हेरिडिटी कहते हैं। आने वाली संतान के रंग, रूप, बुद्धि, बल, आँखों का रंग, शारीरिक ढांचा ये जीन्स को ही निर्धारित करते हैं। यदि जीन्स स्वस्थ होते हैं तो आने वाली संतान भी स्वस्थ होती है। जैसे मान लो किसी के माता पिता का फिजिकल स्ट्रेंथ या ढांचे की बात करते हैं, बनावट की बात करते हैं, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उनका बेटा भी स्ट्रॉन्ग, संतान भी स्ट्रॉन्ग होगी। अगर किसी के पेरेंट्स, माता पिता के जीन्स कमज़ोर हैं, अच्छे नहीं हैं, तो संतान पे भी असर पड़ता है। वो भी किसी प्रकार से अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो किसी प्रकार से कार्य करने में वो सक्षम नहीं होंगे। दूसरी ओर अगर किसी के जीन्स अच्छे होते हैं, उनके माता पिता के शारीरिक बनावट की ढांचे की बात करती हैं तो अच्छे होते हैं, तो उनका बच्चा भी हर कार्य में करने में सक्षम होता है। सेकंड नंबर पे हम वातावरण से संबंधित एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। वातावरणीय कारक का अर्थ है कि जन्म के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, परंतु कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि वातावरण का प्रभाव जन्म से पहले मनुष्य पर पड़ता है। उनके मतानुसार मान लो अगर कोई बच्चा माँ के गर्भ से आंतरिक व बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है। व्यक्ति के शारीरिक विकास में वातावरण का बहुत योगदान होता है। अगर हम वातावरण की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो दो तरह से होते हैं। सबसे पहले हम आंतरिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। आंतरिक वातावरण का संबंध व्यक्ति की आंतरिक स्थितियों से है। ये स्थितियाँ आंतरिक जैविक अंगों द्वारा कार्य करने से संबंधित होती हैं। आंतरिक वातावरण की स्थिरता स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की बनावट, शरीर द्रव्य पदार्थ और शरीर के तापमान पर निर्भर करती है। बाह्य वातावरण की तुलना में आंतरिक वातावरण शरीर के विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। शारीरिक मुद्रा की हम बात करते हैं, बॉडी पोस्चर की बात करते हैं, तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर सबसे अत्यधिक प्रभाव डालती है, जो कि आंतरिक वातावरण से प्रभावित होती है। सेकंड नंबर पे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, बाह्य वातावरण की बात करते हैं, तो बाह्य वातावरण है उसको मुख्यतः 3 भागों में हम बांट सकते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है भौतिक वातावरण। अगर हम भौतिक वातावरण की बात करते हैं तो ये उन दशाओं से बना होता है जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे इसमें जलवायु आ जाएगी, पर्वत आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएगी, रेगिस्तान आ जाएंगे, नदियाँ आ जाएंगी, पशु जगत आ जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण की बात जो करते हैं वो भी आ जाएगी, और वायु आदि आते हैं। ये भी हम कह सकते हैं 2 प्रकार से भी होता है, जैसे प्राकृतिक व कृत्रिम। कृत्रिम वातावरण में कुछ हद तक परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक वातावरण का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है। जनसंख्या का घनत्व भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। भौतिक वातावरण की बात हम अगर करते हैं तो भौतिक वातावरण कारकों का व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव डालता है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं आर्थिक वातावरण की, इकोनॉमिक। अगर किसी को सुख सुविधा पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रोवाइड है, अच्छे उसमें लाइफस्टाइल है, उसका स्टैंडर्ड जीने का है, तो उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम दूसरी तरह से कहते हैं कि हाई स्टैंडर्ड लिविंग, जीने का ढंग स्टैंडर्ड वाइज ही किया जाता है। जैसे कि एक होता है कि हाई सोसाइटी के लोग, सेकंड मिडल, थर्ड, तीसरे निम्न स्तर के लोग माने जाते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं व्यक्ति का जीवन स्तर, आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक पहलुओं को निर्धारित करता है। उच्च आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालता है तथा निम्न आर्थिक स्तर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि व्यक्ति के स्वास्थ्य की मात्रा, क्वांटिटी के ही नहीं बल्कि उसके स्वास्थ्य की गुणवत्ता, क्वालिटी को भी प्रभावित करता है और वो आयु को भी कम करता है। अगर हम थर्ड बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। व्यक्ति समाज का अंग होता है और व्यक्तियों से ही समाज बनता है। वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जहाँ एक और व्यक्ति की स्वस्थ आदतें स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक होती हैं, वहाँ पर समाज के उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम व्यक्ति के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में योगदान प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य परंपराएं, रीति रिवाज, प्रथाएं, अंधविश्वास, आचार विचार, नैतिकता आदि की भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब हम तीसरे नंबर पे व्यक्तिगत कारक, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल फैक्टर की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत कारक को व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले आपका आता है शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक व्यायाम व्यक्ति के स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। नियमित व्यायाम व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसमें रक्त संचारण, ग्रंथियों के उत्प्रेरण, अंगों के शक्ति संवर्धन तथा शारीरिक विकास में सहायता मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हम अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, हष्ट पुष्ट रखना चाहते हैं, तो हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज
फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी, जिससे क्या होता है हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है, हमें फिटनेस भी मिलती है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। सेकंड नंबर पे आता है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट की बात करते हैं। संतुलित भोजन के अभिप्राय पौष्टिक भोजन से है। जैसे आजकल अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं, तो आपको पता है सभी लोग जंक फूड खाते हैं। जंक फूड के कारण आपके स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। थोड़ी देर के लिए तो हमें मतलब हमारी जीभ को, रसना को स्वाद मिलता है, लेकिन हम उम्र भर के लिए अपने शरीर को अस्वस्थ करते हैं तथा कई प्रकार के रोग लगा देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। जिसमें पौष्टिक आहार की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, खनिज होना चाहिए, लवण होना चाहिए और पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। जब हम इस तरह की बैलेंस डाइट लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर को भी ऊर्जा मिलती है और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। वह बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता है। अतः हमारे भोजन में हमें बैलेंस डाइट स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, इसलिए हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं, एक गर्भवती महिला की बात करते हैं, तो उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। अगर हम एक प्लेयर की बात करते हैं तो उसकी बैलेंस डाइट अलग होगी। तो उसी हिसाब से जो बैलेंस डाइट है उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो फिर हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोगी रह सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं बात करूँगी गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें। बच्चों में अच्छी आदतें की नींव बचपन से ही माता पिता द्वारा डाली जाती है। ऐसी आदतें बच्चे का स्वभाव बन जाती हैं और व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी आदत तथा स्वभाव पर निर्भर करता है। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जाना चाहिए। ऐसी आदतें जो बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, वह बच्चे की दिनचर्या की गतिविधियों के साथ अधिक जुड़ी होती हैं। जैसे प्रातः शीघ्र उठना, शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर भोजन, नाश्ता या भोजन करना, समय पर स्कूल के लिए प्रस्थान करना। इसी प्रकार साय के समय खेलना, रात्रि में उचित समय पर भोजन करना तथा उचित समय पर सोना आदि, ये सब अच्छी आदतें, ये सारी गुड हैबिट्स में आती हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो है भोजन संबंधी अच्छी आदतें, फूड रिलेटेड हैबिट्स। व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन संबंधित आदतें भी महत्वपूर्ण कारक होती हैं। इन आदतों का पालन बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। भोजन के लिए हमें बच्चों के निम्न आदतों का विकास करना चाहिए। नंबर 1, भोजन करने से पहले व बाद में हमें अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करने चाहिए, अच्छी तरह से धोने चाहिए। सेकंड नंबर की बात करते हैं कि बिना भूख के भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप अपच का शिकार हो जाएंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं रहेगा, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो भोजन हमेशा सदैव ताज़ा और फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा लेना चाहिए। अगर हम 4 नंबर की बात करते हैं तो भोजन प्रतिदिन नियमित समय पर ही करना चाहिए। और भोजन को अगर हम बात करते हैं तो अगला पॉइंट की बात करते हैं तो भोजन को हमें चबा चबा के खाना चाहिए।
जिससे कि भोजन जो जब चबा चबा के खाते हैं तो उसका रस जो है हमारे अंदर जाता है, शरीर के अंदर, तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहता है। हमें किसी प्रकार से लूज मोशन या पेट दर्द की शिकायत नहीं रहती है। फिर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि भोजन पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक से मतलब है कि भोजन जो है उसमें सैलेड वगैरह भी आना चाहिए, पालक वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए जिसमें आपको आयरन वगैरह मिले, और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। उसको ये नहीं कि आप उसमें मसाला डाल के खाएं, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से खाना चाहिए। फिर अगले पॉइंट की बात करते हैं, उचित निद्रा व आराम, प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट। लगातार कार्य करने से व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक थकावट का अनुभव करता है। आराम कर लेने से, नींद ले लेने से हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है और फिर दोबारा से हमें एनर्जी प्राप्त हो जाती है। अगर मान लो हमारा शरीर और हमारा माइंड थका है तो हम किसी भी कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। शरीर तथा मस्तिष्क फिर से ऊर्जा युक्त होकर पुनः कार्य करने के योग्य हो जाता है। कब होता है? जब हम प्रॉपर तरीके से रेस्ट और प्रॉपर तरीके से स्लीप करते हैं। पाचन क्रिया के लिए भी उचित समय पर आराम करने, सोने तथा कार्य करने की आदत डालनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति की बात करते हैं, तो रोग निरोधक शक्ति जो हमारे शरीर में विद्यमान है, जैसे हम आजकल की बात कर रहे हैं, लेटेस्ट बात कर रहे हैं, कोरोना की बात करते हैं, कहते हैं कोरोना उसी को होगा जिसकी ह्यूमिनिटी वीक होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी ह्यूमिनिटी जो वीक है उसकी पावर को हमें बढ़ाना चाहिए। हम रोग निरोधक शक्ति जो हमारे शरीर में से विद्यमान ही है उसे ही प्रतिरक्षक शक्ति कहा जाता है। यह स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला मुख्य व्यक्तिगत पर्सनल फैक्टर है। जिस व्यक्ति की रोगों से लड़ने की वाली शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही व्यक्ति स्वस्थ होगा। जिन व्यक्तियों में स्वस्थ रहने की अच्छी आदतें विद्यमान होंगी उसमें वह शक्ति अपने आप ही विकसित होती है और व्यक्ति को जल्दी ही रोगग्रस्त नहीं होने देती है। इसलिए अगर हमारे अंदर विल पावर है, ह्यूमिनिटी है, तो हम रोगों से लड़ सकते हैं और लड़ सकते हैं। फिर अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, शारीरिक मुद्रा की बात करते हैं, बॉडी पोस्चर की बात करते हैं। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि उनके शरीर का सही ढांचा, आकृति विकसित हो। इसलिए ये आवश्यक है कि बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने और लिखने पढ़ने की सही मुद्राओं की जानकारी हमें बच्चों को देनी चाहिए और उनका पालन करवाना चाहिए। ऐसा ना करने पर शारीरिक अंग जो विकृत हो जाते हैं, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और तथा स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि बच्चों की शारीरिक मुद्राओं की बात की जाती है, उनको सही तरीके से चलने फिरने, उठने बैठने, लिखने पढ़ने की, और कितनी दूरी से हमें बुक कहाँ रखनी चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी अवगत करानी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उचित शारीरिक व्यायाम की आदत। अगर हम हैबिट्स और प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज की बात करते हैं तो हमारे रक्त संचारण में, ग्रंथियों में उत्प्रेरणा, अंगों के शक्ति संवर्धन तथा शारीरिक विकास में
सहायता मिलती है। सामान्य स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है। इन क्रियाओं के करने से शरीर के सभी संस्थान अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। फलतः शरीर का प्रत्येक भाग स्वस्थ व शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए बच्चों को नियमित व्यायाम करने की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। अगर प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो उनका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और काम में उनका मन भी लगेगा। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तिगत स्वस्थता की बात करते हैं, पर्सनल क्लीनिनेस की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य की रक्षा और व्यक्तिगत आरोग्यता के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का उतना ही महत्व है जितना कि बैलेंस डाइट की बात करते हैं, संतुलित आहार की बात करते हैं, नियमित स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वस्थ आदतों की बात करते हैं, प्रॉपर निद्रा की बात करते हैं और रेस्ट की बात करते हैं, व्यायाम आदि की बात करते हैं। तो व्यक्तिगत आरोग्य का सबसे अच्छा प्रतिरोधक उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता है। हाइजीनिक होना चाहिए, आपको अपने आप को रखना चाहिए, आस पड़ोस के वातावरण को भी आप साफ सुथरा रखें, तभी हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम बात करते हैं स्वस्थ शरीर व्यक्ति की बीमारियों से सुरक्षित रखने के साथ साथ व्यक्ति को प्रभावशाली, इम्प्रेसिव, आकर्षक, अट्रैक्टिव तथा प्रशंसा के योग्य बनाती है। अतः माता पिता व विद्यालय के अध्यापकों का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वो बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में बताएं व शरीर के हर अंग की देखभाल कैसी करनी चाहिए उन आदतों का भी विकास करें। सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूंगी तो वो है स्वास्थ्यपूर्ण व्यवहार, हेल्थफुल एनवायरनमेंट। स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण की अगर हम बात करते हैं, अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए स्वास्थ्यप्रद आदतें विकसित करने के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह भी आवश्यक है कि हमारे चारों ओर का वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें हम रहते हैं, वो भी स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्ण हो। ऐसे वातावरण में ये सभी बातें शामिल होती हैं जो हमारे रहन सहन के ढंग, संवेगात्मक, इमोशनल तथा वातावरण तथा शरीर और मन की क्रियाओं को प्रभाव डालने की क्षमता रखती हैं। भावात्मक तथा शरीर और मन की क्रियाओं को यथेष्ट प्रभाव डालने की क्षमता रखती हैं। इस तरह से बहुत सी ऐसी सामान्य बातें जैसे कि दुर्बलताओं की उचित रोकथाम, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, अनावश्यक चिंताएं, द्वंद्व, तनाव तथा आदर्श अनुकरणीय आचरण और व्यवहारगत गुण, स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, इस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू।